Hello everyone, welcome to biology lecture. Myself Somnath Palija here. Today we are going to start with our second part of the chapter called as a mineral nutrition. Okay, class NCERT. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डील किया था टोटल 13 एलिमेंट्स के इंपॉर्टेंस को लेके, उनके डेफिशिएंट सिम्टम्स को लेके बात की थी, ठीक है। फिर एक ऐसे रीजन्स के बारे में भी हम लोगों ने देखा था कि एक्चुअल में इनका जो रिक्वायरमेंट होता है वो कहाँ होता है, और उसके अकॉर्डिंगली उनके फंक्शंस भी जो होते हैं वो भी हम लोगों ने डील किए थे, ठीक है। Now, as you can see over here, there are important terms heading has been given to over here. ये हम लोगों ने कल के लेक्चर में भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स देखे थे और आज के लेक्चर में भी हम लोग देख रहे हैं। ओके, तो इससे आप लोगों को एक बेनिफिट मिलेगा कि ये जो सीधा सीधा आपको इसका मीनिंग पता चल जाएगा। एंड other than this, what are the elements responsible for causing this particular symptoms, that is also you will be getting a list over here, जिसके कारण आपको याद रखने के लिए सारी बातें इजी हो जाएगी, ठीक है। सो लेट्स सी फर्स्ट टर्म विच इज कमिंग ऑन द स्क्रीन, दैट इज अ क्लोरोसिस, दैट इज नथिंग बट द लॉस ऑफ द क्लोरोफिल। ओके, लीड्स टू द येलोइंग ऑफ द लीव्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, अगर नाइट्रोजन नहीं मिला तो, पोटेशियम नहीं मिला तो मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, सल्फर, आयरन, मैंगनीज एंड द जिंक। ओके, ये सारे एलिमेंट्स अगर मतलब इनमें से कोई भी एलिमेंट अगर मिसिंग होता है तो क्लोरोसिस जो सिम्टम्स हमको है वो देखने मिलता है प्लांट्स में, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। उसी तरीके से कुछ ऐसा नेक्रोसिस भी है, तो दैट इज नथिंग बट डेथ ऑफ द टिश्यू, जो हम लोगों ने देखा था। डेफिशिएंसी अगर कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर एंड पोटेशियम की हो तो ये नेक्रोसिस हमको दिखेगा प्लांट्स में। इसके बाद see over here, inhibition of the cell division, this is due to the deficiency of nitrogen, potassium, sulfur and molybdenum, fine। and then delayed flowering की अगर बात करें तो नाइट्रोजन, सल्फर एंड मोलिब्डेनम का कॉन्सेंट्रेशन अगर सॉइल में कम हो जाएगा तो फ्लावरिंग में भी डिले हो जाएगा। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। सो नाइट्रोजन, सल्फर एंड मोलिब्डेनम इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द एनी प्लांट टू गेट फ्लावर। टॉक्सिसिटी ऑफ द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करते हैं, ये आज का हमारा नया टॉपिक है, ठीक है। नाउ सी ओवर हियर, रिक्वायरमेंट ऑफ द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इन द प्लांट। क्या लिखा है? रिक्वायरमेंट ऑफ द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इन प्लांट इज ऑलवेज लो अमाउंट while their moderate decrease causes the deficiency symptom। ऑलरेडी जो अमाउंट में माइक्रोन्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं वो बहुत कम होता है, और उसके नीचे भी अगर वैल्यू चली जाएगी तो वो डेफिशिएंसी मानी जाती है, ठीक है। इसी के कारण कुछ सिम्टम्स जो होते हैं वो प्लांट दिखाते हैं, जो हम लोग ऑलरेडी डील कर चुके हैं। और अगर जितना अमाउंट चाहिए उससे थोड़ा भी अगर इंक्रीज हो जाएगा सो दैट विल बी रिजल्ट्स इन द टॉक्सिसिटी, फाइन। इजी है समझने के लिए। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, any mineral ion concentration in tissue that reduces the dry weight by, see dry weight को कम कर रहा है, okay, is about by 10% is considered as a toxic। ये जो है ये स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से एक स्टेटमेंट है। मतलब कोई भी एक मिनरल आयंस, ओके, जो कि टिश्यू में उस पर्टिकुलर आयंस का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है ड्राई वेट के हिसाब से, अगर उसका 10% भी गिरा देता है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इट इज कंसिडर एज अ टॉक्सिक। सो फिर से बोल रहा हूँ, एनी मिनरल आयन कॉन्सेंट्रेशन इन द टिश्यू दैट reduces द ड्राई वेट बाय अबाउट 10% इज कंसिडर एज अ टॉक्सिक। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट फॉर यू टू रिमेंबर। Coming to the next part, toxicity symptoms are very difficult to identify as many a times higher concentration of the one mineral ion decreases the uptake of the other mineral also। मतलब इसका कहने का मतलब ये है, ये जो लास्ट पॉइंट है इसका, ये एक्सप्लेनेशन की बात करें अगर, टॉक्सिसिटी जो है सिनेरियो उसको डिफाइन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उसको पता करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। कभी कभी ऐसा होता है एक मिनरल आयन का अगर कॉन्सेंट्रेशन गिर जाएगा तो हो सकता है कि उससे रिलेटेड जो जुड़े हुए अदर फंक्शनल मिनरल आयंस होंगे तो उनमें भी डेफिशिएंसी देखने मिल सकती है। ओके, कैसे इसको समझेंगे अभी विथ रिस्पेक्ट टू सम काइंड ऑफ एग्जांपल्स ओवर हियर। सी, so the toxicity symptoms of an element could be actually the deficiency symptom of the other। मतलब एक पर्टिकुलर डेफिशिएंसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट की वजह से देखने मिली, और वो एलिमेंट मानो और भी कोई अदर एलिमेंट्स के साथ जुड़ा हुआ हो, उस लाइक सपोर्टिव एलिमेंट्स बोल सकते हो। अगर मानो द मेन लीडर ही गायब हो गया तो जो उसके अंडर आने वाले जो एलिमेंट्स है वो भी काम नहीं करेंगे। इन शॉर्ट क्या हो जाएगा, उनकी भी डेफिशिएंसी प्लांट में हो जाएगी। सो कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला रिलेशन यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। चलो इसको समझते हैं बहुत अच्छी तरीके से। आपके एनसीईआरटी के बुक में भी ये एग्जांपल मिलेगा आप लोगों को, जैसे कि मैंगनीज जो है, मैंगनीज टॉक्सिसिटी रिजल्ट्स इन द अपीयरेंस ऑफ द ब्राउन स्पॉट विच इज सराउंडेड बाय द क्लोरोटिक वेन्स। ये आपको कंपलसरी ध्यान रखना है। ओके, अपीयरेंस ऑफ द ब्राउन स्पॉट सराउंडेड बाय द क्लोरोटिक वेन्स।
टू अंडरस्टैंड दिस वी नीड टू नो दैट, अभी इसको समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो मैंगनीज के फंक्शंस को समझना पड़ेगा। देखो मैंगनीज जो है ये हमेशा compete करता है आयरन के लिए एंड मैग्नीशियम के रिस्पेक्ट में फॉर द अपटेक। ओके, तो मैंगनीज किसके लिए compete करता है, आयरन एंड मैग्नीशियम के कंपैरेटिवली में अपटेक करते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक तरीके का कंपटीशन देखने मिल रहा है। ओके नेक्स्ट, मैंगनीज जो है competes with the magnesium for binding the enzymes, क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो एंजाइम एक्टिवेटर के हिसाब से भी माना जाता है, देखा जाता है, और एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए मदद करता है। लेकिन मैंगनीज क्या है, तो उसमें भी उसको compete कर रहा है। ओके, मैंगनीज जो है इनहिबिट द ट्रांसलोकेशन ऑफ द कैल्शियम, कैल्शियम का जो ट्रांसलोकेशन है, क्योंकि कैल्शियम जो है वो इमोबाइल एलिमेंट है। ठीक है, उसको प्लांट में मूव ऑन करने के लिए हमको जैसे कि बोरॉन वगैरह की भी जरूरत पड़ती है। तो इन शॉर्ट मैंगनीज जो है वो आपको कैल्शियम अपटेक के सिनारियो में भी दिक्कत क्रिएट कर रहा है। इसीलिए देयरफॉर अगर एक्सेस ऑफ मैग्नीन इंड्यूसेस द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, तो मैंगनीज जो है ये बहुत कम अमाउंट में चाहिए प्लांट को, अगर वो ज्यादा हो जाएगा तो इन शॉर्ट आपको देखने मिलेगा कि आयरन का, कैल्शियम का एंड मैग्नीशियम का जो डेफिशिएंसी है वो सीधा सीधा प्लांट पे इंपैक्ट डालेगा। ठीक है, मतलब मैंगनीज के वजह से, एक्सेस मैंगनीज के वजह से ये जो फंक्शन ऑफ आयरन, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का जो भी रोल होता है प्लांट में, वो दिक्कत में आ जाएगा। इन शॉर्ट प्लांट इज गोइंग टू फेस अ प्रॉब्लम ओवर हियर। ठीक है, नेक्स्ट, अपटेक ऑफ मिनरल्स का सिनेरियो। अभी सिंस हम लोगों ने ये जो पार्ट है अपटेक ऑफ मिनरल्स वाला, अभी इसको डील करना है, क्योंकि ऑलरेडी इसके जो बेसिक रिक्वायरमेंट है हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में कर चुके हैं, है ना। सो सी, फर्स्ट पैसिव अपटेक ऑफ द आयंस इन द फ्री स्पेस और आउटर स्पेस ऑफ द सेल थ्रू अपोप्लास्ट। मैंने आप लोगों को प्रीवियस केस में ही बताया था ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में कि अपोप्लास्ट मूवमेंट कैसे होता है। फ्रॉम द रूट हेयर इट विल एंटर इनटू द सेल टू सेल वॉल। ओके, सेल वॉल से सेल वॉल होते जाएगा, लेकिन एंडोडर्मिस एक ऐसा रीजन है जहाँ पे खाली सिम्प्लास्ट मूवमेंट देखने मिलता है, बिकॉज ऑफ द सम सेल्स ऑफ द एंडोडर्मिस शोज द प्रेजेंस ऑफ द कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। आप लोग एक बार थोड़ा सा ध्यान देना ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर के ऊपर थोड़ा सा और ठीक से, ओके, एसेंट ऑफ सैप वाले टॉपिक पे, तो आपको समझ में आ जाएगी बात। ठीक है, अपोप्लास्ट का मतलब होता है सेल वॉल के थ्रू जाना। ओके, चीजों का मूवमेंट जो होता है वो सेल वॉल के थ्रू होता है या फिर इंटरसेलुलर स्पेसेस के थ्रू होता है। सेकेंड सिनेरियो जो है, इट इज अ स्लो मूवमेंट ऑफ द आयन इनटू द इनर स्पेस, दैट इज द सिम्प्लास्ट। यानी क्या, सिम्प्लास्ट का मतलब ये होता है कि सेल के अंदर से होते हुए जाना, मतलब एक साइटोप्लाज्म से होते हुए दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म से होते हुए तीसरे सेल के साइटोप्लाज्म से होते ऐसे चले जाएगा। ठीक है, बट इट इज कंसिडर एज एक्टिव प्रोसेस। ओके, एपोप्लास्ट जो है उसको पैसिव प्रोसेस कंसिडर किया जाता है, लेकिन एपोप्लास्ट के कंडीशन में ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन इसी तरीके से हो जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं सिम्प्लास्ट के केस में, ये थोड़ा सा स्लो प्रोसीजर है, यहाँ पे एटीपी का भी खर्चा हो जाता है, तो इट इज एन एक्टिव प्रोसेस। ओके, नोट, passive movement of the mineral ion into apoplast is through the ion channels। तो कैसे हो रहा है, passive movement of the mineral ion into the apoplast is through the ion channel। तो हम लोगों ने बात की वहां पे आप लोगों को एपोप्लास्ट जो है वो पैसिव में कंसिडर किया जा रहा है, क्योंकि आयन चैनल्स है ना। तो जो कि आयन चैनल्स का मतलब क्या, दे आर कंप्लीटेड एम्बेडेड प्रोटीन्स कह सकते हो, और इन्हीं प्रोटीन्स के थ्रू चीजों का मूवमेंट होना पॉसिबल है। मतलब चैनल्स का मतलब क्या होता है, इन शॉर्ट गेट। समझ में आ रही है बात। तो जो भी सब्सटेंस लाइक सेल के बाहर है, तो वो सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस करके निकल जाएगा, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ये जो कहते हैं ना आयन चैनल्स होते हैं, कंप्लीटली एम्बेडेड प्रोटीन्स होते हैं, वो मदद करके देंगे आयंस को मूव करने के लिए आगे। ठीक है, अब सिंस मोमेंट की बात चली रही है, तो आप लोगों के सामने एक और टर्म आ जाता है, दैट इज अ फ्लक्स। फ्लक्स इज नथिंग बट द मोमेंट ऑफ द आयन। अगर चीजें अंदर की तरफ जा रही है तो उसको इनफ्लक्स कहते हैं, अगर चीजें आउटवर्ड के डायरेक्शन में आ रही है तो हम लोग उसको ई फ्लक्स भी कहते हैं। तो याद रखना ये बात जरूरी है, फ्लक्स दैट इज नथिंग बट मोमेंट ऑफ द आयन, इनवर्ड के लिए इनफ्लक्स एंड आउटवर्ड के लिए ई फ्लक्स। ठीक है, नाउ एज यू कैन सी ओवर हियर, ट्रांसलोकेशन ऑफ द सल्यूट जो है हमारा, ये टॉपिक स्टार्ट हो चुका है। सो लेट्स टॉक अबाउट सम काइंड ऑफ सल्यूट्स ओवर हियर। Mineral salt translocated through a xylem along with the ascending streaming of the water which is pulled up through the plant by the transpiration pull। ये तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को ट्रांसपोर्टिंग प्लांट में बताया। मतलब क्या होता है कि जब जब भी डे टाइम में स्टोमेटा ओपन होता है, इट क्रिएट्स अ काइंड ऑफ द सक्शन प्रेशर, जिसको हम लोग ट्रांसपिरेशन पुल भी कहते हैं। ठीक है, और वो क्या करता है, पानी को अपनी तरफ खींचता है, मतलब ऊपर की तरफ खींचता है, अगेंस्ट द ग्रेविटी खींचता है, राइट। तो जब अगेंस्ट द ग्रेविटी चीजें मूव करते हैं, वहां पे प्रेशर जो है वो नेगेटिव प्रेशर होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में आ रही होगी बात, मैंने बताया था आप लोगों को। तो व्हेन द थिंग्स आर वाटर मॉलिक्यूल आर मूविंग टुवर्ड्स द अपर रीजन, अपर पार्ट ऑफ द जाइलम्स यू कैन से, तभी आप लोगों को एक बार ध्यान रखना है कि प्रेशर जो है वो यहाँ पे नेगेटिव काम करेगा। ठीक है, अभी
कैसे मालूम पड़ता है कि जाइलम के थ्रू ये सारी बातें जो है मिनरल आयंस वगैरह है, ये जो अपटेक अपटेक का जो प्रोसीजर चल रहा है, ये कैसे पता किया जा सकता है? तो सिंपल सी बात है, रेडियो आइसोटोप्स जो होते हैं ऑफ द मिनरल एलिमेंट्स ऑल्सो सब्सटेंटिएट का मतलब होता है द व्यू दैट दे आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू द जाइलम। मतलब देखो, अगर मुझे यहाँ पे रेडियो आइसोटोप्स को अगर ठीक तरीके से आपको क्लेरिफाई करना होगा तो मैं एकदम से सिंपल चीजों में बताऊंगा, सिंपल वर्ड में, दैट इज इट इज कॉल्ड एज अ मार्कर। मार्कर का मतलब क्या है? देखो फॉर एग्जांपल अभी आपके सामने एक स्क्रीन पे एक्सप्लेनेशन चल रहा है, सारी चीजें लिखी हुई है, लेकिन मैं हाईलाइट करके आपको बता रहा हूँ सो दैट आपका पॉइंट जो है, मतलब आपका जो फोकस है वो मेरे हाईलाइट एरिया पे ही रहे, और इसके थ्रू आपको पता चले कि यस सर इज गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट दिस पॉइंट। ठीक है, ये बात है। तो हाइलाइटर का यूज कर रहा हूं मैं सो दैट आप लोगों का भी कनेक्शन उस पर्टिकुलर एरिया के साथ बना रहे। तो यहाँ पे भी वही होता है कि कौन से मिनरल आयंस किसके थ्रू कैसे आगे बढ़ रहे हैं, इसको पता करने के लिए रेडियो आइसोटोप्स का यूज किया जाता है। तो आपका ध्यान अगर रेडियो आइसोटोप्स पे रहेगा तो आपको जो पाथ जो होता है, जो मिनरल आयंस यूज करते हैं ट्रेवल करने के लिए आगे, वो आप लोग ट्रेस कर सकते हो। अंडरस्टूड? सो दैट इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ मार्कर एक्टिविटी यू कैन से। ठीक है, नेक्स्ट। नाउ सी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ये सारी बातें तो हमको समझ में आ ही गई होगी। नाउ सी, दिस प्रोसेस एनरिच द सॉइल विद डिसॉल्व्ड आयंस एंड inorganic salts. Soil not only supplies minerals but also harbors the nitrogen fixing bacteria. सही बात है। तो अभी जो हमारा ये जो चैप्टर है, यहाँ पे हम लोग लास्ट पार्ट में बात करेंगे ही विद रिस्पेक्ट टू द नाइट्रोजन साइकिल, और वहां पे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, जो कि आपके एनसीईआरटी से भी रहेंगे। ठीक है, और वहीं से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस भी आएंगे, तो बी अलर्ट फ्रॉम दैट एरिया। चलो देखते हैं आगे और क्या क्या चीजें आती हैं। अदर मिनरल होल्ड्स द वाटर, ओके, supply air to the roots and act as a matrix that stabilizes the plant। तो सिंपल सी बात है, इट इज अ काइंड ऑफ मीडियम। मैट्रिक्स का मतलब है यहाँ पे एक मीडियम है जिसमें काफी सारे आयंस वगैरह प्रेजेंट होंगे, वहां पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी डेवलप्ड होगी। ओके, एरिएशंस भी होना चाहिए सॉइल में, क्योंकि यही सारी कंडीशंस क्या होती है, सुटेबल मानी जाती है। ओके, सो दैट प्लांट कैन ग्रो वेरी इजीली। क्योंकि देखो आपको एक क्ले सॉइल का अगर मैं एग्जांपल दूं, यू कांट यूज द क्ले सॉइल, इवन यू कांट यूज द सैंडी सॉइल, राइट? सैंड सॉइल आप लोग प्लांट ग्रो करने के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी तो होना चाहिए। लेकिन क्ले में होती है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, लेकिन बहुत ज्यादा होती है। इतनी ज्यादा होती है कि उसमें एरिएशंस नहीं हो पाते। मतलब क्या, गैसेस एक्सचेंज जो अंदर जाने की, जो सॉइल में भी एक तरीके का एरिएशन की रिक्वायरमेंट होती है, वो क्ले सॉइल में देखने नहीं मिलती, क्योंकि उनके जो क्ले के पार्टिकल्स हैं वो काफी ज्यादा टाइटली बाउंडेड होते हैं। तो देर इज नो चांसेस ऑफ गेटिंग गैसेस एक्सचेंज ओवर देयर, डिफ्यूजन के चांसेस ही नहीं होते। इसलिए हम लोग थोड़ा सा लूज सॉइल की तरफ बढ़ते हैं। लूज सॉइल की एबिलिटी होती है सॉइल को लाइक वाटर को होल्ड करने के लिए, और थोड़ा सा एरिएशन भी बना के रखते हैं ऐसे सॉइल्स, और वहां पे कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं जो कि इस प्रोसेस में मदद करते हैं। ओके, सो देयर विल बी द प्रॉपर गैस एक्सचेंज विल बी देयर, प्रॉपर मिनरल आयंस विल बी प्रेजेंट ओवर देयर। ठीक है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी अच्छी है, तो रूट्स को तो ऑलरेडी वहां से वाटर वगैरह मिल जाएगा, थ्रू दैट ओनली द मिनरल आयन विल आल्सो मूव इन द जाइलम, राइट? तो ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो यही सारी कंडीशन को एक्चुअली द वर्ड यूज किया गया है मैट्रिक्स विच स्टेबलाइजेस द प्लांट। ओके, बोथ मैक्रोन्यूट्रिएंट, जैसे कि एग्जांपल है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, एंड द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लाइक कॉपर, जिंक, आयरन, मैंगनीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा फ्रॉम द कंपोनेंट्स ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड आर अप्लाइड एज पर द नीड। तो ये जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर वगैरह जो एग्जांपल आ रहे हैं, कॉपर, जिंक, आयरन, मैंगनीज एंड ऑल, ये आगे जाके इट्स अ काइंड ऑफ यू कैन से फर्टिलाइजर्स विच विल बी लाइक मोटिवेटिंग द सॉइल, यू कैन से क्या बोलते हैं उसको, क्वालिटी मेंटेन करके रखते हैं सॉइल की। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है, प्लांट को फिर उसके अकॉर्डिंगली मदद भी मिलेगी। ठीक है, जितना अच्छा फर्टाइल सॉइल रहेगा उतना अच्छा तो ग्रोथ देखेगा ही। ठीक है, now we are entering into the metabolism of the nitrogen, very very important part as you can see on the screen is there। ओके, तो चलो अभी इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं आपको ऑलरेडी अलर्ट कर देता हूँ इस एरिया से। ओके, सो मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो होता है ये बड़े फ्रीली फॉर्म में अवेलेबल होता है एटमॉस्फेयर में, ये सबको पता है। ओके, नाइट्रोजन इज वेरी फ्रीली अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ गैस इन द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। लेकिन क्या वो हम लोग डायरेक्टली ले सकते हैं नाइट्रोजन आसमान से? नॉट पॉसिबल। ओके, तो क्या करना पड़ेगा, नाइट्रोजन को उसको यूजेबल फॉर्म में लाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? यूजेबल फॉर्म में लाना पड़ेगा, तभी जाके पॉसिबिलिटी है कि हमको नाइट्रोजन मिले। ठीक है, तो ये सारी मेहनत कैसे होगी, कैसे होगा ये सारा प्रोसीजर, इसको हम लोग यहाँ पे डील करेंगे कि उस पर्टिकुलर जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसको सॉइल तक कैसे लाया जाए। एक बार वो सॉइल तक आ जाएगा तो प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, बाकी उसके फूड के थ्रू हमको मिल जाएगा। दैट इज हाउ द थिंग्स विल बी डन। ओके, एंड देन
through our activity also the things will be going back to the nature again, and this is how the nitrogen cycle will be getting completed. Okay, it is just a kind of short description जो मैंने बताया, अभी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो नाइट्रोजन इज एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, सबको पता है प्रोटोप्लाज्म का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है वो नाइट्रोजन होता है। इट इज अ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द अमीनो एसिड, क्योंकि अमीनो एसिड में अमाइनो ग्रुप्स वगैरह होते हैं, एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, उसके बाद डीएनए जो हमारे न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, डीएनए, आरएनए एंड ऑल, इसमें भी हमको नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है ना। Next, as you can see over here, atmospheric has total 79% of the nitrogen in the form of gaseous state. Okay, yet the animals cannot use it directly, जो मैं already आपको discuss कर चुका हूँ. Next, plant absorb nitrogen in inorganic form. ये आपके लिए बहुत ज्यादा important है. Plant absorb nitrogen in inorganic form. यहाँ पे मैं bracket डाल देता हूँ so that you will understand. Inorganic form है. Okay. एंड चेंज इट इनटू द ऑर्गेनिक फॉर्म, फिर उसको ऑर्गेनिक फॉर्म में चेंज करते हैं, क्यों? ताकि हम लोग ले सके ना, इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट, नाइट्रोजन इज फिक्स्ड बाय द 3 मेथड। तो क्या ऐसे 3 मेथड्स आएंगे जिनको हमको डिटेल में पढ़ना है? ऐसे कौन से 3 प्रोसीजर है जिनके थ्रू हम लोग नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं इन द यूजेबल फॉर्म इनटू द सॉइल एंड सो दैट प्लांट कैन बी अपटेक दिस नाइट्रोजन, ठीक है। सो सबसे पहले बिफोर एंटरिंग इनटू द डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस, ये आपके एनसीईआरटी का जो डायग्राम है जो कि एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट डायग्राम है, अभी थोड़ा सा इसके ऊपर नजर घुमाने का टाइम आ चुका है। ओके, तो बिल्कुल भी एनसीईआरटी के डायग्राम निगलेक्ट नहीं किए जाते, ये आपको बात मैं ऑलरेडी बताते आ रहा हूँ और बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलो देखते हैं। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, सबको पता है। देखो यहाँ पे कितने टाइप्स है: बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन। ये 4 प्रोसेस है। वैसे जनरली मैंने कितने बोले? 3। ओके, कौन से है? बायोलॉजिकल, इंडस्ट्रियल एंड इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। चलो ठीक है, देखते हैं। अमोनिया जो होता है उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट इज अ NO2 माइनस एंड NO3 माइनस। ओके, दैट इज अ यूजेबल फॉर्म। ओके, नाउ अब ये कैसे हुआ, ये कैसे पॉसिबल है करना, ठीक है। देखो, नाइट्रोजन को क्या कर दिया जाएगा एक्चुअली, सॉइल में जब ऐड करेंगे यूजेबल फॉर्म में, उसको कन्वर्ट करके जब सॉइल में ऐड करेंगे तो वो सॉइल से होते हुए प्लांट में चले जाएगा। प्लांट्स के थ्रू एनिमल के पास जो फूड प्रोडक्ट आता है, तो इन शॉर्ट एनिमल्स के पास भी चले आ जाएगा। जब प्लांट और एनिमल डेड एंड डिके हो जाते हैं तब वहां से भी जो नाइट्रोजन निकलता है वो वाया प्रोसेस कॉल्ड एज एमोनिफिकेशन इट विल गेट एडेड इनटू द सॉइल, मींस इट इज गोइंग बैक टू द नेचर अगेन, ठीक है। एक और जरिया है जहां से अमोनिफिकेशन प्रोसेस होने के चांसेस है, दैट इज एनिमल्स। एनिमल जो है वो नाइट्रोजनस वेस्ट जो है एक्सक्रीट करते हैं, मान लो यूरिया। अगेन द यूरिया विल अंडरगो अ प्रोसेस कॉल्ड एज अमोनिफिकेशन एंड इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू एन यूजेबल फॉर्म, दैट इज NO2 माइनस एंड द NO3 माइनस, ठीक है। इन शॉर्ट क्या हो रहा है, सारी चीजें फिर से नेचर में जा रही है और फिर से वही साइकिल रिपीट होगा, ठीक है। और ऐसे करके सारी चीजें जो हमारी है वो हमको मिलती ही रहेंगी। नाउ सी द नाइट्रोजन साइकिल शोइंग द रिलेशन बिटवीन द 3 मेन नाइट्रोजन पूल्स, दैट इज एटमॉस्फेरिक, सॉइल एंड द बायोमास। ओके, तो अभी हमारा जो समय है वो समझने का हो चुका है। चलो, तो सबसे पहले प्रोसीजर को टारगेट करते हैं यहाँ पे, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो सबसे पहले एटमॉस्फेरिक में कैसे होता है अभी इसके बारे में बात करते हैं। देखो, बाय फोटोकेमिकल एंड द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, मतलब क्या यहाँ पे फोटोकेमिकल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल मींस सम प्रेजेंस ऑफ द लाइट, यू कैन से सम फोटॉन्स, ओके। थ्रू दैट लाइटनिंग इफेक्ट्स के थ्रू हमारा कुछ रिएक्शन होगा, जैसे कि देखो यहाँ पे मेंशन किया है, ऑक्सीजन कंबाइंस विद द नाइट्रोजन। ओके, जो ऑक्सीजन होते हैं दैट गेट्स कंबाइंड विद द नाइट्रोजन एंड दे फॉर्म्स द ऑक्साइड्स ऑफ द नाइट्रोजन। तो ये आपके नीट के क्वेश्चंस होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे जाने वाले, ठीक है। सो ऑक्सीजन व्हेन गेट कंबाइंस विद द नाइट्रोजन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। अभी क्या है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो बना उसको रिएक्ट करवाएंगे हम लोग पानी के साथ, दैट इज विद वाटर, ओके, विद रिस्पेक्ट टू द वाटर, एंड देन इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू नाइट्रस एसिड, ओके, एंड यू कैन से नाइट्रिक एसिड। और ये जो नाइट्रस एसिड या फिर नाइट्रिक एसिड है, ये फाइनली क्या होता है, तो एसिड रेन बन के इट विल ब्रिंग द नाइट्रोजन टुवर्ड्स द सॉइल, ठीक है। बात समझ में आई? फिर आगे का क्या प्रोसीजर हो जाएगा वो मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है। ये बात समझ में आई? देखो, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन विल बी रिएक्टिंग टुगेदर इन प्रेजेंस ऑफ द लाइट एनर्जी एंड इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. These oxides of nitrogen will made to react with the water molecule to get converted into nitrous acid and the nitric acid. These two together can form an acid rain which will be bringing the nitrogen source towards the ground level, that is into the soil. ठीक है,
अब समझ में आ गया? अब ये रिएक्शन देख लो, तो ये रहा नाइट्रोजन और ये रहा ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ लाइटनिंग इट हैज बीन गेट कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन ऑक्साइड्स. Okay, this nitrogen oxide when reacted with the oxygen again the lightning effect it will get converted into nitrogen peroxide. Okay, now this nitrogen peroxide will get to react it with the water and this will get converted into nitrous acid and the nitric acid. लिखने के बहुत से डिफरेंट तरीके हैं. ओके, ये रिएक्शंस को आप थोड़ा सा एनसीईआरटी भी रेफर करना साथ में, यू विल अंडरस्टैंड द बेसिक थिंग फ्रॉम दिस रिएक्शन आल्सो. ओके, नाउ ये जो दो चीजें बनी है यहाँ पे नाइट्रस एसिड HNO2 एंड द HNO3, ये दोनों क्या बनेंगे, तो ये दोनों एसिड रेन बन के सॉइल तक आ जाएंगे, नाइट्रोजन को सॉइल तक लेके आ जाएंगे. ठीक है, एज अ एसिड रेन. ये एक हो गया तरीका सॉइल में फिक्स करने का. ठीक है, अब बात करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू द इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन. लेकिन बिफोर एंटरिंग इनटू द इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, देखो यहाँ पे एक और बात रह गई है, तो उसको भी फोकस करो. जब नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड जो है वो एसिड रेन बन के जब जमीन पे आते हैं, तो वहां पे भी देर इज अ पॉसिबिलिटी दे विल बी अंडरगोइंग सम काइंड ऑफ द रिएक्शन, दे कैन फॉर्म द सॉल्ट कंपाउंड्स. ओके, और वो भी लाइक सॉइल में ऐड हो जाएंगे और थ्रू दैट ओनली द थिंग्स कैन मूव अगेन इनटू द प्लांट्स. ओके, वाया रूट्स, ये आपको पता है. इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में बात करते हैं. अभी इंडस्ट्रीज क्या करती है, इंडस्ट्रीज देखो नाइट्रोजन को है ना हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवा देती है और उसको कन्वर्ट कर देती है अमोनिया में. मैं फिर से बता रहा हूँ, इंडस्ट्रियल फिक्सेशन में क्या होता है, वो लोग क्या करवाते हैं, नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं एंड इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू अमोनिया. व्हेन इट इज गेट कन्वर्टेड इनटू अमोनिया, तभी एक सिनेरियो होता है, देखो इट विल सून गेट कन्वर्टेड टू यूरिया, क्योंकि यूरिया जो है ये लेस हार्मफुल होता है, क्योंकि अमोनिया जो है ये टॉक्सिक फॉर्मेशन में होता है, इसलिए ज्यादा देर तक इसको स्टोर करके नहीं रखा जाता है, इसलिए इसको यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है. तो देखो, कंबाइन टू फॉर्म यूरिया विच इज देन मेड टू रिएक्ट विद द CO2 टू फॉर्म द यूरिया. मतलब क्या है, अमोनिया को CO2 के साथ रिएक्शन करवा देंगे और यूरिया बना लेंगे, क्योंकि यूरिया जो है वो एक बार सॉइल में ऐड हो जाएगा तो इट विल एक्ट लाइक अ फर्टिलाइजर. तो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का बेस्ट एग्जाम्पल अगर किसी ने पूछा तो यूरिया इज द बेस्ट एग्जाम्पल. Understood very nicely. Nitrogen and hydrogen is made to react together to form the ammonia. When reacted with the carbon dioxide, it will form an urea, which will be acting as a very good nitrogen fertilizer. Okay, तो ये एक आप लोगों ने सीखा यहाँ पे इंडस्ट्रियल के रिस्पेक्ट में. Now note, atmospheric and industrial nitrogen fixation are together will be called as a physical nitrogen fixation. ये वर्ड जो है physical nitrogen fixation, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये दो प्रोसेस को मिला के बोला गया है, जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन जो अभी आप लोगों ने देखा इनटू द सॉइल वाया एटमॉस्फेरिक एंड द इंडस्ट्रियल, तो ये दोनों प्रोसेस को फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसीजर कहा गया है. ठीक है, तो अभी बढ़ते हैं थोड़ा सा बायोलॉजिकल की तरफ, दैट इज द थर्ड पार्ट ऑफ आवर नाइट्रोजन फिक्सेसिंग साइकिल. ओके, तो बायोलॉजिकली कैसे करेंगे, तो बायोलॉजिकल वर्ड आ गया मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म आ गया. ठीक है, मतलब यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया वगैरह आएंगे जो कि मदद करेंगे, माइक्रोब्स आएंगे. तो इसके रिस्पेक्ट में हम लोग कैसे करेंगे, अभी ये देखने वाली बात है. आप लोगों को तो आइडिया आ ही क्या रहेगा कि सर यहाँ पे लेग्यूमिनस प्लांट एंड राइजोबियम के बारे में बताएंगे. यस, बिल्कुल सही बात है आप लोगों की. ठीक है, लेकिन इसके अलावा मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी शेयर करूंगा जो कि आपके लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड बोनस होंगे. बोनस का मतलब ये होता है यहाँ पे आपके क्वेश्चंस बनेंगे. ठीक है, और अगर यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं तो मुझे नहीं लगता है कोई भी आप में से ये जो क्वेश्चन है उसको छोड़ना पसंद करेगा. राइट, तो सी, रिडक्शन ऑफ द नाइट्रोजन टू द अमोनिया बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज अ बायोलॉजिकल फिक्सेशन. क्या बोला है यहाँ पे, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया, ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है. ओके, अभी एंजाइम जो है जो कि इस प्रोसीजर में मदद करेगा उसका नाम है नाइट्रोजिनेस. ओके, विच इज कैपेबल ऑफ नाइट्रोजन रिडक्शन, is presently exclusively in prokaryotes. Okay, now see some free living microbes, हेडिंग पे थोड़ा सा ध्यान देना, फ्री लिविंग माइक्रोब्स के बारे में बात चल रही है. ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्राइटेरियाज बन रहे, कैटेगरीज बन रहे, इनके ऊपर ध्यान देना. अजोटोबैक्टर या फिर बाइजर्निकिया, दिस इज कंसिडर एज एरोबिक, मतलब एरोबिक कंडीशन में लोग काम करते हैं. नेक्स्ट, रोडोस्पाइरिलम, Rhodospirillum and the Clostridium, these are work in the anaerobic conditions. Cyanobacteria like amoeba and nostoc, मैं फिर से बता रहा हूँ, cyanobacteria जो है उनके examples anabina and the nostoc can be free living as well as symbiotic. So they can be free living as well as they can be symbiotic also. ठीक है, now see some more examples for the free living. Rhizobium and the Frankia, these are actually a free living but act as a symbionts, helps in the nitrogen fixation.
अभी राइजोबियम की बात करूं तो ये ऐसा स्पीशीज है जो कि फाउंड होता है रूट्स ऑफ द प्लांट्स लाइक लेग्यूमिनस प्लांट, जैसे कि पी, बीन्स, लेंटिन्स, अल्फा अल्फा। अभी मान लो किसी ने पूछ लिया व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट, आप लोग दे सकते हो ना, पी, बीन्स, लेंटिन्स एंड अल्फा अल्फा। सो दीज आर द एग्जांपल व्हिच बिलोंग्स टू द लेग्यूमिनस प्लांट। ठीक है। अभी फ्रैंकिया के बारे में बात करें, सो इट आर फाउंड इन द रूट्स ऑफ द नॉन लेग्यूमिनस प्लांट। अगर नॉन लिग्यूमिनस प्लांट में नाइट्रोजन फिक्सेशन करना है तो फ्रैंकिया इज एग्जांपल फॉर यू। ओके। Biological nitrogen fixation can be classified into two types now. It can be a symbiotic or it can be the non-symbiotic. Non-symbiotic nitrogen fixation and symbiotic nitrogen fixation, ये आपको दोनों प्रोसीजर के थ्रू होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन ये आपको ध्यान में रखने की बात बन जाती है यहाँ पे। ठीक है, चलो देखते हैं, जो आपको ऑलरेडी पता है वो सारी बातों को अभी डील करते हैं। तो सबसे पहला आ रहा है स्क्रीन पे, दैट इज अ सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, इट इज हैपनिंग थ्रू द इन्फेक्शन ट्रेड एंड द रूट नोड्यूल फॉर्मेशन। ठीक है, इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन याद करने की कोशिश करो, मैंने आप लोगों को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में बताया है। ओके, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में मैंने इसके बारे में बात की है। ओके, सो यू विल एबल टू सी दैट ऑल द पार्ट्स ओवर हियर। जो जो चीजें वहां पे बताई थी उसका थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ पे मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, वो तो थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में रिक्वायर्ड, इसका मतलब रिक्वायर्ड क्वांटिटी में ही बताया था, लेकिन अभी आपको पूरा डिटेल में सीखना है कि ये होता कैसे, मतलब सारी प्रोसीजर को यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो देखो, राइजोबिया विच मल्टीप्लाई एंड सराउंड द रूट हेयर। तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि रूट हेयर के आसपास प्रेजेंट होते हैं सॉइल में और रूट हेयर के अंदर एंटर कर जाएंगे। ठीक है, सो रूट हेयर कर्ल्स एंड बैक्टीरिया इन्वेड द रूट हेयर। मतलब देखो, रूट हेयर जो होते हैं वो कर्ल हो जाते हैं। मतलब ये समझने की बात है, जब बैक्टीरिया रूट के आसपास होते हैं सॉइल में, वो क्या करेंगे, रूट्स के अंदर घुसने के लिए देखेंगे। ठीक है, एक बार वो लोग रूट्स के अंदर चले जाएंगे तो पता कैसे चलता है, तो वो रूट्स का जो स्ट्रक्चर है वो कर्ल हो जाता है। ठीक है, द इन्फेक्शन ट्रेड जिसको कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, इन्फेक्शन ट्रेड कहा जाता है। अ ट्यूबुलर सेल वॉल इन ग्रोथ that is produces a carrying the bacteria up to the cortex। अभी रूट हेयर के अंदर वो लोग एक बार घुस जाएंगे सारे बैक्टीरिया, सो वो लोग कॉर्टेक्स रीजन तक चले जाएंगे। क्योंकि आपको पता है कॉर्टेक्स के बाद, एनाटॉमी याद करने की कोशिश करो, कॉर्टेक्स के बाद क्या होता है, तो वहां पे ठीक जैलम का मतलब वैस्कुलर बंडल्स का प्रेजेंट होना होता है। ठीक है, तो वैस्कुलर बंडल्स आ जाएंगे। वैस्कुलर बंडल्स में हमको तो जाइलम को टारगेट करना पड़ेगा ना, क्योंकि जाइलम से उनको नरिशमेंट भी तो मिलेगा, ये भी तो सारी बात है। ठीक है, तो ये सारी बातें आएगी यहाँ पे। चलो देखते, थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाता हूँ। द बैक्टीरिया रिलीज from the thread and they stimulate the cortical cells to divide to form the nodule on the root। अभी ये मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ओके, थोड़ा वेट करो यहाँ पे। तो इसके पहले मैं और कुछ रीड करूँ यहाँ पे, आप लोगों को पहले डायग्राम समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, ये आप लोग जो देख रहे हो यहाँ पे, दिस इज अ रूट है। इसके आजू बाजू में जो छोटे छोटे डॉटेड स्ट्रक्चर है उनको बैक्टीरिया कहा जाता है, और सॉइल पार्टिकल्स यहाँ पे हैं। ओके, और ये जो बीच वाले जो सेल्स है, दिस आर कॉर्टेक्स सेल्स। तो अभी क्या हो रहा है, देखो सारे बैक्टीरिया जो है वो रूट हेयर के अंदर जाने के बारे में सोचेंगे। ओके, सो ये जो इन्फेक्टेड रीजन है आप लोग जो यहाँ पे देख पा रहे हो, दिस इज गेटिंग इन्फेक्शन। ओके, सो इसको हुक लाइक स्ट्रक्चर बनता है, ये समझ में आ रही है बात। तो ये जब एक बार हुक लाइक स्ट्रक्चर जो बन जाएगा, उसके अंदर से ही ये सारे बैक्टीरिया जो है अंदर होते हुए ये एकदम सेंटर में आ जाएंगे। सेंटर में मतलब टुवर्ड्स द कॉर्टेक्स रीजन। तो सी, इनर कॉर्टेक्स एंड द पेरिसाइकल सेल्स अंडर डिवीजन, इसके बारे में मैं बताता हूँ क्या हुआ है करके। ओके, लेकिन पहले इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है इन्फेक्शन ट्रेड कंटेनिंग द बैक्टीरिया। ओके, अब ये जो बैक्टीरियाज है ना, ये अंदर चले तो गए हैं, लेकिन इनमें से कुछ बैक्टीरियाज जो है वो सेपरेट हो जाएंगे और वो एक्ट करेंगे बैक्टीरियोइड्स के जैसे। किसके जैसे एक्ट करेंगे, दे विल बी एक्टिंग लाइक अ बैक्टीरियोइड्स, मतलब उनमें कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हुए हैं एंड दे आर एक्टिंग लाइक अ बैक्टीरियोइड्स। मींस व्हाट, दे आर गोइंग टू इनिशिएट द सेल डिवीजन इन द कॉर्टेक्स सेल्स। मेरी बात को यहाँ पे पॉइंट में मार्क कर लो। यहाँ पे देखो, इन्फेक्शन ट्रेड के अंदर से बैक्टीरिया अंदर चले गए, राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो अंदर के डायरेक्शन में जा चुके हैं। ठीक है, नाउ एक बार सारे बैक्टीरिया अंदर चले गए तो वो लोग कॉर्टेक्स रीजन तक जाएंगे। कॉर्टेक्स रीजन के अंदर जाने के बाद कुछ उनमें से क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे एंड दे विल बी एक्टिंग लाइक अ बैक्टीरियोइड्स। दिस बैक्टीरियोइड्स विल इनिशिएट द कॉर्टेक्स सेल, इनिशिएट द कॉर्टेक्स सेल टू अंडरगो सेल डिवीजन प्रोसेस। एक बार कॉर्टेक्स सेल का सेल डिवीजन होने लगेगा उस पर्टिकुलर रीजन में, मतलब यहाँ पे अगर सेल डिवीजन बढ़ जाएगा तो ये नोड्यूल जैसे दिखेगा ना। बात समझ में आ रही है कैसे दिखेगा, इट विल लुक लाइक अ नोड्यूल। तो इसी को बोला जाता है मैच्योर नोड्यूल्स। आई बात समझ में।
और जो बाकी के जो ऑलरेडी अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं, दे विल स्टार्ट सिक्रेटिंग एन एंजाइम कॉल्ड एज अ नाइट्रोजनस एंजाइम। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, डेवलपमेंट ऑफ द रूट नोड्यूल इन द सोयाबीन। तो सोयाबीन के प्लांट का एग्जांपल आपके स्क्रीन पे है। तो राइजोबियम बैक्टीरिया कॉन्टैक्ट ससेप्टेबल रूट हेयर, डिवाइड नियर इट, सक्सेसफुल इन्फेक्शन ऑफ द रूट हेयर causes it to curl. Third step, infected threads carries the bacteria to the inner cortex. The bacteria get modified into the rod shaped bacteroids. तो उनका स्ट्रक्चर भी मेंशन किया यहाँ पे। तो ये कैसे होते हैं, rod shaped bacteroids, and causes the inner cortical cell and the pericycle cells to divide. तो यहाँ पे किसको डिवाइड करने में मदद कर रहा है, inner cortical cells and the pericycle cells are going to be divide. Okay, now, division and the growth of the cortical and the pericycle cells leads to the nodule formation. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, nodule formation हो जाएगा, since there is an increase in the number of cells now. Okay, a mature nodule is complete with the vascular tissue continuous with those of the roots. So vascular tissues भी वहाँ पे रहेंगे ही देखने के लिए। तो now let's go and talk about the above paragraph. तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, तो nodule have a direct vascular connection, है ना, for the exchange of nutrition. ठीक है, तो बैक्टीरिया को जो भी न्यूट्रिशन वगैरह चाहिए वो वहां से मिल रहा है, क्योंकि आजू बाजू से ही उनको वैस्कुलर बंडल्स देखने मिल रहे हैं। ठीक है, दे रिलीज द बैक्टीरिया नाउ गेट डिफरेंशिएटेड इनटू द स्पेशलाइज्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स। अभी क्या हो रहा है, और भी जो बैक्टीरियाज हैं वो क्या हो जाएंगे, और डिफरेंशिएट हो जाएंगे, एंड दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू अ स्पेशलाइज्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स, और वो क्या करेंगे, नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए एंजाइम सीक्रेट करेंगे। ठीक है, तो देखो, द रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, अभी अमोनिया बनाना है हमको। ठीक है, तो राइजोबियम हैज एन एंजाइम कॉल्ड एज अ नाइट्रोजिनेस, वर्क ओनली इन एनारोबिक कंडीशन। तो यही पॉइंट देखो, द नाइट्रोजिनेस इज ए हाईली सेंसिटिव टू द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एंड वर्क्स ओनली इन द एनारोबिक कंडीशन। अगर आपने नाइट्रोजिनेस एंजाइम को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दिया, वो एंजाइम एक्टिवेट नहीं करेगा, क्योंकि कंडीशन क्या चाहिए, एनारोबिक कंडीशन चाहिए। अब ये एनारोबिक कंडीशन लाएगा कौन, ठीक है, मतलब कौन प्रोवाइड करेगा एनारोबिक कंडीशन, तो प्लांट खुद ही एनारोबिक कंडीशन प्रोवाइड करता है। कैसे, तो सी एनारोबिक कंडीशन इज प्रोवाइडेड बाय द पिंक पिगमेंट, और यू कैन से रेड कलर पिगमेंट, जिसका नाम है लेग हीमोग्लोबिन। ओके, क्या नाम है इसका, लेग हीमोग्लोबिन, विच इज फाउंड इन द लेग्यूमिनस प्लांट। तो लेग्यूमिनस प्लांट के पास ऐसी एबिलिटी होती है, दे विल स्टार्ट सिक्रेटिंग अ रेड कलर सब्सटेंस, और यू कैन से पिंक कलर सब्सटेंस, जो कि हीमोग्लोबिन होता है। ओके, और वो एक्ट करता है ऑक्सीजन स्कैवेंजर का। तो नोड्यूल के आसपास का जितना भी ऑक्सीजन वाला एरिया है, दैट ऑल ऑक्सीजन विल बी टेकन अप बाय दिस पर्टिकुलर पिगमेंट, और ये जब पिगमेंट पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा ऑक्सीजन को, तो उस एरिया में क्या हो जाएगा, एनारोबिक कंडीशन डेवलप हो जाएगी। Once this anaerobic condition will be there, what will happen? See, in presence of the leg hemoglobin, nitrogenase convert the molecule nitrogen to the ammonia, मतलब molecular nitrogen जो है उसको अमोनिया में कन्वर्ट किया जाएगा। Now, ammonia synthesis by the nitrogenase requirement हाई इनपुट ऑफ द एटीपी। तो ये जो प्रोसीजर है, देखो अमोनिया जो बनाना है विथ रिस्पेक्ट टू द नाइट्रोजनस एंजाइम, इट इज एन एक्टिव प्रोसेस, बिकॉज हाई एनर्जी इन्वॉल्वमेंट होता है, वहां पे एटीपी खर्चा होता है। ओके, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन फ्रॉम द रेस्पिरेशन ऑफ द होस्ट सेल। तो जब होस्ट सेल जो रेस्पिरेशन वगैरह करते रहते हैं, ओके, तो उनके थ्रू हमको ये एटीपी का जो सिनारियो है वो फुलफिल हो जाता है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है आपके एनसीईआरटी के बुक में, देखो, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन प्लस 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 प्रोटॉन्स and 16 ATP will be required. Okay, then only you will be getting 2 ammonia molecule, hydrogen will be released, 16 ADP, मतलब ATP 16 लगा तो 16 ADP and the 16 phosphate inorganic phosphate will be released. Okay, क्योंकि बॉन्ड ब्रेकडाउन हुए ना ATP के, तो फॉस्फेट रिलीज होने लगेंगे और 16 ADP फॉर्मेशन आपको देखने मिलेंगे। समझ में आई बात? तो ये जो रिएक्शन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं लेके चलता हूँ वो रिएक्शन समझने के लिए आप लोगों को, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, एनसीईआरटी इज देयर फॉर हेल्पिंग यू। ओके, तो ये एक एंजाइम है, और ये एंजाइम के पास यहाँ पे जो जिगजैग पैटर्न देख रहे हो वो एक्टिव साइड से एंजाइम के, एंजाइम का नाम क्या है, नाइट्रोजिनेस। ठीक है, अब ये जो एक्टिव साइड से वो इस तरीके से होते हैं कि वहां पे मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन जो है वो उसमें फिक्स हो जाए। ओके, तो ये क्या बना, बाइंडिंग सबस्ट्रेट हो गया, मतलब क्या, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन जो है ये सबस्ट्रेट है तुम्हारा, और ये क्या है, एंजाइम। तो आप लोगों को इन शॉर्ट क्या मिल रहा है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स मिल रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को, क्या मिल रहा है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स देखने मिल रहा है। Now, as soon as the enzyme substrate complex has been formed, it will undergo a reduction reaction, means two hydrogen is going to come over there. Okay, now these two hydrogens will be, see, दोनों नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के बीच में टोटल देयर इज अ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ओके, तो
एक बॉन्ड टूट जाएगा, इट विल बी सेटिस्फाइड बाय द सी ओवर हियर, दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, एक नाइट्रोजन एक एक हाइड्रोजन ले लेंगे, ठीक है, फिर भी दो बॉन्ड्स है वहां पे, और फिर से रिडक्शन रिएक्शन होगा, अब दो और हाइड्रोजन आ जाएंगे, और फिर से रिडक्शन रिएक्शन होगा, अब तीन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो जाएंगे, मतलब देखो आपको टोटल दो अमोनिया मॉलिक्यूल देखने मिल रहे हैं। अब इसमें से क्या हो जाएगा, एंजाइम जो है ये फ्री हो जाएगा, और ये जो है ये प्रोडक्ट बन के निकल जाएगा। सो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द टू अमोनियम एज अ प्रोडक्ट। ओके, तो प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, तो एंजाइम जो है वो रिलीज हो रहा है, क्योंकि वो फिर से बाकी का रिएक्शन करेगा। ओके, और अमोनिया है वो फिर से हमको दो मॉलिक्यूल में मिलेगा। तो अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ओवर हियर वेरी नाइसली। नाउ सी steps of conversion of atmospheric nitrogen to the ammonia by nitrogenous enzyme complex found in the nitrogen fixing bacteria। तो ये पूरा सिनारियो होता है, इन शॉर्ट क्या होता है, ये पूरा सिनारियो होता है, ठीक है। Now let's proceed with the further explanation point over here. Now see, this is the last part of our chapter, that is called as the fate of ammonia। तो अभी इसको देखते हैं। At physiological pH, at a particular pH, you can say the ammonia is protonated टू फॉर्म द अमोनियम आयन। अमोनियम आयन बहुत मदद करता है, ठीक है, मतलब अमोनियम आयन, प्लांट जो है वो अमोनियम आयंस को एब्जॉर्ब करने में इजीली यू कैन से कंफर्टेबल माने जाते हैं, ठीक है। while most of the plant can assimilate the nitrate as well as ammonium ion, जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को, प्लांट्स जो है वो नाइट्रेट एज वेल एज अमोनियम आयन को एसिमुलेट कर सकते हैं, ठीक है। now later is quite toxic to the plant। now see, the ammonia if suppose remain in the plants for the longer period of time, it will be a toxic to the plant, hence cannot be accumulated in them। तो क्या फिर होता है, now ammonium ion is used to synthesize as a amino acid, तो उसको amino acid convert means amino acid बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो ये भी आपको एक ध्यान में रखने वाली बात है। now रिडक्टिव एमिनेशन प्रोसेस जो की है इसको समझते हैं। In this process, ammonia which reacted with the alpha ketoglutaric acid to form the glutamic acid as given below। तो what is glutamic acid? It is your amino acid। Okay, क्या कर रहे हैं हम लोग, अमोनिया से ग्लूटामिक एसिड बना रहे हैं, दैट इज अमीनो एसिड बना रहे हैं, ठीक है, उसको रिएक्ट करवा रहे हैं हम लोग अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के साथ। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखोगे तो ये रिएक्शन आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, देखो ये रिडक्शन वाली एक्टिविटी है। तो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड प्लस अमोनिया विथ रेस्पेक्ट टू reducing energy, that is a NADPH2। ओके, ये क्या बना के देगा मुझे, ग्लूटामेट दैट इज एमिनो एसिड प्लस वाटर मॉलिक्यूल एंड द NADP, तो रेड्यूस हो गया, ठीक है। नाउ व्हाट इज ओवर हियर, इन प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड एज अ ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस, यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। एंजाइम्स के नाम आपको याद रखने जरूरी है। नाउ ट्रांस एमिनेशन, इससे ही पता चलता है कि अमाइनो ग्रुप जो है अमीनो एसिड का, उसको एक अमीनो एसिड ग्रुप से दूसरे पे ट्रांसफर किया जाता है, इसलिए ट्रांस एमिनेशन कहते हैं। क्योंकि ये हमने ऑलरेडी बायोमोलिक्यूल्स में याद करने की कोशिश करो, एंजाइम का लास्ट पार्ट हम लोगों ने डील किया था, है ना, नॉमेनक्लेचर ऑफ द एंजाइम्स के बारे में बात कर रहा हूं, वो हम लोगों ने देखा था। देयर आर टोटल 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एंजाइम, जिनमें से एक ट्रांसएमिनेशन भी था। ओके, so just revise the biomolecule enzyme part very clearly so that you will understand what I'm actually trying to speak over here। now see, it involves the transfer of amino group from the one amino acid to the keto group of the keto acid। so glutamic acid is the main amino acid from which the transfer of amino group will be taking place, that is the NH2 group will be going to take place, and the other amino acid are formed through the transamination process। एंजाइम जो यहाँ पे चाहिए होता है that is a transaminase। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो ये अमीनो एसिड का डायग्राम है, सबको पता है, ओके, इसके पास ये अमाइनो रिएक्शन करने वाला जो सिनारियो है वो देखने मिल रहा है, और वही यहाँ पे आप लोग देखोगे तो इट इज अ सी R2C डबल बॉन्ड हो, कीटो ग्रुप लगा हुआ है, इसके ऊपर कीटोन ग्रुप लगा हुआ है ना। तो अभी देखो ये क्या हो गया, तो ये जो अमाइनो ग्रुप है इसके ऊपर ट्रांसफर किया जाएगा, तो ये सी डबल बॉन्ड ओ माइनस हो जाएगा, पहला वाला R1 जो है वो देखो R1 इधर ही लिखा हुआ है, फाइन, और R2 के पास अमाइनो ग्रुप आ जाएगा, तो ये ग्रुप ट्रांसफर हुआ, समझ में आई बात, अमोनिया जो है इसके पास ट्रांसफर हो गया है, फाइन। सो दिस इज हाउ यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ओवर हियर, एंड आवर चैप्टर हैज बीन ओवर हियर। लेकिन आपके एनसीईआरटी के बुक में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है जो कि सबसे लास्ट में दिया गया है, और ये एरिया आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से भी क्वेश्चंस आएंगे। सी द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट अमाइड्स, देखो ध्यान देना, यहाँ पे अमाइड फॉर्मेशन के बारे में बात चल रही है, ओके, एक है एस्पाराजाइन एंड दूसरा है ग्लूटामाइंस। The two most important amides, example asparagine and glutamines, these are found in the plants as a structural part of the protein। very important statement, they are working as a structural part of the protein। okay,
they are formed from two amino acid, namely aspartic acid and glutamic acid. तो अमाइड जो फॉर्मेशन है जो कि आप लोगों ने देखा, ओके, तो ये एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड के वजह से पॉसिबल है बाय द एडिशन ऑफ अनदर अमाइनो ग्रुप टू ईच। ओके, मतलब एक और बार थोड़ा सा अमाइनो ग्रुप अगर हम लोग उनमें ऐड कर देंगे तो ये हमको दो प्रोडक्ट मिलेंगे। द हाइड्रोक्सिल पार्ट ऑफ द एसिड इज रिप्लेस्ड बाय द अनदर अमाइनो रेडिकल। ओके, तो OH ग्रुप जो होता है that will be getting replaced by the another NH2 radical group. Okay, now see, since the amides contains the more nitrogen now than the amino acid, they are transported to the other parts of the plant via xylem vessels. Okay, in addition, along with this, the transpiration stream, the nodules of the some plants, that is example soybean, वो जो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, export the fixed nitrogen as a यूरेट। तो जो सोयाबीन में हम लोगों ने देखा जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का वगैरह चल रहा था, अमोनिया वगैरह एंड ऑल, तो उसको नाइट्रोजन को एक्चुअली जो सेंड किया जाता है प्लांट में वो यूरेट्स के फॉर्मेशन में किया जाता है। ओके, ये आपको कंपलसरी ध्यान रखना है। एग्जाम्पल, नेक्स्ट, this compound also have a particular high nitrogen. Okay, what is the reason over here? This compound also have the particular high nitrogen carbon ratio. ये भी एक की पॉइंट है जो कि आपको यहाँ पे बनता है। तो लास्ट पैराग्राफ जो है एनसीईआरटी का, यहाँ से कम 2 से 3 क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट वाले बनते हैं। ओके, सो ये आप लोग एनसीईआरटी रीड करो, यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ओवर हियर वेरी नाइसली। मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर से, तब तक के लिए टेक केयर एंड जस्ट कंप्लीट योर स्टडी with respect to your NCERT along with the diagrams. Okay, bye bye.